Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Clat channel. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. तो वंस अगेन आ गया हूं मैं इसी 501 क्वेश्चन की लीगल रीजनिंग की सीरीज में जो एमएससीटी के लिए काफी दावेदारी साबित करने वाले हैं आप लोगों की। तो चलिए हो जाइए तैयार। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रिंसिपल कहता है एनीवन हु इंड्यूस or attempt to induce a voter to vote in a particular manner on the ground that the voter will face divine displeasure shall be guilty of offense of interfering with free exercising of right to vote। तो ये पूरा के पूरा जो केस का प्रिंसिपल आपको दिया है ये राइट टू वोट के साथ में इंटरफेरिंग का आरोप लगाने वाला ऑफेंस है। इंटरफेरिंग का मतलब क्या है? छेड़छाड़ करना। सामने वाला जो अपनी फ्री कंसेंट से, फ्री विल से किसी भी तरीके से अपना वोट देने के लिए आया है, जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, उसके साथ में कुछ भी गड़बड़ करना, तो वो इंटरफेरिंग का ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है, कौन कहलाएगा? जो कोई भी इंड्यूस करता है। इंड्यूस का मतलब लालच देना, इंड्यूस का मतलब उकसाना, इंड्यूस का मतलब भड़काना। जो कोई भी किसी भी पर्सन को इंड्यूस करता है या इंड्यूस करने की ट्राई करता है, और वो पर्सन कौन है? हमारा वोटर है। और हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर, किसी मैनर पर, ताकि वो अपना वोट का जो वोट देने वाला है उसको डिस्प्लेजर हो, उसको खुशी ना मिले कि यार मैंने ये क्या कर दिया उसकी बातों में आकर, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो राइट टू वोट के ऑफेंस के खिलाफ आएगा। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन पीरियड वन कैंडिडेट एक्स, ठीक है, टोल्ड द वोटर्स दैट इफ दे डू नॉट वोट फॉर हर, voters will be cursed because the election candidate is the God's own child, and those who do not vote for her they will not be liked by God। तो एक इलेक्शन कैंडिडेट में एक्स नाम की एक महिला खड़ी होती है, और वो महिला वोटर से कहती है कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर भगवान का कहर आ जाएगा, कर्स, श्राप आ जाएगा, और मेरे लिए ही वोट देना है। क्यों नहीं? अगर तुमने नहीं दिया तो तुम भगवान के द्वारा पसंद नहीं किए जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने देख लिया है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को तो समझ लिया। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने क्वेश्चन को कितना समझा है। तो टाइमर आपके सामने है, ऑप्शंस आपको चूज करने हैं, जल्दी कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अब जिन लोगों ने अपना आंसर दे दिया है उनके लिए भी अच्छा, और जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना। पहला ऑप्शन है एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस। सेकंड ऑप्शन कहता है एक्स हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस बिकॉज शी ओनली नरेट व्हाट शी फेल्ट। उसने सिर्फ वही बातें बताई है जो उसको महसूस होता है। X has not committed an offense because she has a freedom of speech and expression, लेकिन freedom of speech and expression का जो fundamental right है उसके साथ reasonable restriction भी आपको follow करने पड़ेंगे। X has not committed an offense because she did not compel anyone to vote for her। उसने किसी को force नहीं किया, compel नहीं किया कि मेरे लिए ही वोट करना। तो ये क्या था? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
अब आप कुछ भी फील कर रहे हो वो एक अलग मैटर है। जब हमने कह दिया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपने ऑफेंस किया है, तो यह सही ऑप्शन ए है और काफी लोगों का सही भी है, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डूइंग ऑफ एन एक्ट विच कॉज कॉमन इंजरी, danger or annoyance to public or which is likely to cause such injury or annoy to public is a public nuisance। क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे किसी को इंजरी हो जाती है, किसी के लिए खतरा पैदा हो जाता है, या फिर लोगों में गुस्सा भर जाता है उस काम की वजह से, या फिर ऐसा लगता है, आपको यकीन है, लाइकली टू कॉज, ये ऐसा महसूस होता है कि ये मैं काम करूंगा और इसकी वजह से किसी को इंजरी होगी या फिर पब्लिक में गुस्सा आएगा, तो पब्लिक न्यूसेंस है। A common nuisance is not excused because it is caused some nuisance or advantage। कॉमन न्यूसेंस अगर आप कर रहे हो इस तरीके का, तो वो उसमें लिए आपको एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। फैक्ट देखो, अ फार्मर हैविंग लार्ज फार्मलैंड्स बर्न्स क्रॉप रेजिड्यू स्टबल ऑन हिज फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप टू मेक द फील्ड रेडी फॉर नेक्स्ट क्रॉप, एज दिस इज इजी फास्ट एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ मेकिंग द फील्ड रेडी फॉर नेक्स्ट क्रॉप। तो ये कह रहा है, ए नाम का एक किसान है जिसकी बहुत बड़ी जमीन है और उस जमीन पर काफी खेती होती है, और खेती के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है, जो स्टबल बच जाता है, जो कचरा कूड़ा करकट बच जाता है, तो जब हार्वेस्ट कर लिया गया, उसकी कटाई कर ली गई उस फसल की, उसके बाद कचरे को वहीं पर जला दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत आसान और फास्ट तरीका है अपनी जमीन को अगली क्रॉप के लिए, अगली फसल पैदा करने के लिए रेडी करने के लिए। His farmlands are adjoining a densely inhabited residential area and people pass through the smoke while traveling on the road adjoining his farmlands। The smoke caused by fire also enter the houses in the colony। लेकिन उसकी जो खेत की जमीन है उसके पास ही रेजिडेंशियल एरिया है और लोग वहां धुएं से बहुत परेशान हैं। वहां जब लोग सड़क के किनारे सफर करते हैं तो वहां पर भी उनको बहुत ज्यादा धुएं से परेशानी होती है, और दूसरा लोगों की कॉलोनी में भी धुआं घरों में घुस जाता है। तो अब आपको ऑप्शन बताना है कि आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। टाइम अप हो चुका है दोस्तों। तो काफी लोगों ने आंसर दे दिया ना, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो पहला ऑप्शन कहता है ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस सिंस ही डज नॉट कॉज एनी स्पेसिफिक इंजरी टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। वो कह रहा है इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि उसने किसी पर्सन को टारगेट नहीं किया, उसको इंजरी नहीं की। तो हमारे प्रिंसिपल में स्पेसिफिक इंजरी की तो बात ही नहीं हो रही, कॉमन इंजरी की बात हो रही है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। A has not committed any offense because he does not gain any advantage from person living in the vicinity। कि सर उसको कोई फायदा तो मिल नहीं रहा, तो कोई ऑफेंस उसने नहीं किया। थर्ड ऑप्शन कहता है ए हैज कमिटेड पब्लिक न्यूसेंस, और फोर्थ ऑप्शन कुछ अलग ही बात करता है, ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस बिकॉज द अलेज्ड एक्ट्स आर डन ऑन द फील्ड्स ओन यूज बाय हिम एंड एक्ट आर डन विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज हार्म। तो यहाँ इंटेंशन की बात ही नहीं कर रहे, सॉरी, यहाँ इंटेंशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो सर दो तरीके के एक्ट है, एक है क्रिमिनल एक्ट और दूसरा है सिविल रॉन्ग। तो यहां पर हम टॉर्ट लॉ के अंदर सिविल रॉन्ग में इस पब्लिक न्यूसेंस का कंपनसेशन की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को गलत माना जाएगा। क्वेश्चन है, डेथ कॉज बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ अ पर्सन इज एन ऑफेंस। अगर किसी भी पर्सन के रैशनेस से, नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो यस वो ऑफेंस माना जाएगा।
X was driving his SUV car in a lonely road leading to a forest at 160 km per hour. Suddenly, someone appears from the forest on the road, and in the resultant accident, the car hits the commuter, causing his death. कि एक्स जो है वो अपनी एसयूवी कार चला रहा था, एकदम सुनसान सड़क है जो आगे जाकर टू अ फॉरेस्ट एट 160 लीडिंग टू अ फॉरेस्ट, जो जंगल की तरफ निकल रही है, जंगल की तरफ जा रही है या उसी से निकल रही है 160 किलोमीटर, और अचानक कोई आदमी उसके सामने आ जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बंदा मर जाता है। तो अब आपको प्रिंसिपल का सोचते हुए इसका आंसर देना है कि क्या एक्स ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या फिर नहीं। प्रिंसिपल को जरूर दिमाग में फोकस रखना है दोस्तों। प्रिंसिपल के बारे में बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो प्रिंसिपल को पढ़ रहे हो उन्हीं को फैक्ट से मैच करना है। अगर आप प्रिंसिपल को प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्स इज नॉट अ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एज द एक्सीडेंट इज ऑकर्ड ऑन अ लोनली रोड। अच्छा, खाली सुनसान सड़क पर अगर एक्सीडेंट करोगे तो कोई ऑफेंस नहीं है। एक्स इज नॉट गिल्टी बिकॉज देयर वॉज नो इंटेंशन टू किल दी डिजीज। यहां इंटेंशन की बात ही यहां कहां कर रहे हैं, हम तो नेग्लिजेंसी की बात कर रहे हैं, लापरवाही की बात कर रहे हैं। एक्स इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस डेथ बाय अ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। 100% सी आंसर आपका सही है। एक्स इज नॉट गिल्टी बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड। अच्छा, आपका अगर एक्सीडेंट में खुद का नुकसान हुआ तो इसका मतलब ऑफेंस नहीं, गलत हो जाएगा ना ये तो। चलिए यहां देखते हैं, प्रिंसिपल कहता है whoever caused death by rash or negligent act commit an offense। जो कोई भी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से कोई काम करेगा तो वो ऑफेंस कहलाएगा। X is having a house on the road side which is also having a street on the back of the house। ठीक है, X का घर है, ध्यान से समझना, और ये घर का फेस जो है यहां पर रोड साइड पर इसका घर है, और पीछे की तरफ जो है एक गली भी निकलती है। He has a lawn on the back of his house where he has built a toilet। अब यहां पर बैकयार्ड में एक पर्टिकुलर घास के मैदान इसने रखे हैं और यहां पर एक टॉयलेट भी बनाया हुआ है। टू प्रिवेंट द इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स का मतलब होता है जो बिना परमिशन के मेरे यहां पर घुस आए और वहां से निकल जाए। फ्रॉम एंटरिंग हिज हाउस ही गॉट द फेंस चार्ज विथ अ हाई वोल्टेज लाइव इलेक्ट्रिक वायर। अब इसने क्या कहा कि भाई ये जो पीछे वाली गली है ना, ये पीछे वाली गली से होकर लोग मेरे घर से निकल जाता है और ये टॉयलेट बीच में आता है, मतलब इस तरीके से मैंने बनाया। लेकिन अब बार बार कोई ना कोई आता ही रहता है, तो इनको रोकने के लिए मैंने यहां पर फेंसिंग लगवा दी अपने घर के यहां पर, बहुत हाई वोल्टेज करंट के साथ। Z was passing through the street at the backyard of the house of X and sat down to take rest near the fence। अब वो पीछे के रास्ते से होकर निकलने ही वाला था और यहां पर फेंसिंग के पास बैठकर आराम करने लग गया, रेस्ट करने लग गया। While getting up, जब वो खड़ा हुआ, his hands came in contact with the fence which was connected to high voltage electric wire causing his death। अब उस खड़ा हो रहा था तो तार को पकड़कर खड़ा हो गया भाई साहब, करंट आया, बहुत तेज करंट था, वहीं पर उसकी डेथ हो गई। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, आपको क्या लगता है?
चलिए, तो आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया है। X has not committed any offense because he has right to prevent trespassers। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना एक्ट लापरवाही से किया और कोई मर गया आपके उस लापरवाही की वजह से, तो ऑफेंस हो गया। अगर आपने फेंसिंग लगाई है तो बड़ा सा नोटिस बोर्ड क्यों नहीं चिपकाया भाई कि यहां से ना गुजरे, यहां तारों में करंट है। अगर आप नोटिस दे देते, सामने कोई अपीयरेंस दिख देते, चेतावनी दे देते, तो शायद हम मान लेते कि आपका नेग्लिजेंसी नहीं है, लेकिन यहां तो साफ नेग्लिजेंसी दिख रहा है। एक्स हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। बी ऑप्शन 100% सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। सी ऑप्शन कहता है एक्स ने कमिट नहीं किया है कोई भी ऑफेंस बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी एनमिटी विद एक्स। वो एक्स से कोई दुश्मनी नहीं रखता था, जानबूझकर नहीं मारा। अरे हम जानबूझकर मारने की बात ही नहीं कर रहे, वरना तो आप मर्डर के इल्जाम में चले जाते। हम आपके नेग्लिजेंसी की बात कर रहे हैं, और यहां पर कह रहा है मर्डर। मर्डर तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कहता है किलिंग इज नॉट मर्डर, कह रहा जान से मारना मर्डर नहीं है। इफ इट इज कमिटेड इन अ सडन फाइट विदाउट प्री मेडिएशन इन अ हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वारल। कह रहा है किसी को जान से मार देना मर्डर नहीं है अगर वो इस तरीके से मारा गया है कि अचानक फाइट हो गई है और बिना किसी पहले से प्लानिंग के, बिना प्री मेडिएशन के, हीट ऑफ पैशन में, गर्मा गर्मी में वो सामने वाला मर गया। X and Y were buying liquor from a liquor shop at 7 p.m. Y abused X and there was a quarrel between them। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। X told Y that he will not spare him and Y shouted that his house is adjoining the shop only and if X had the guts he can come anytime। तो यहां पर X ने Y को क्या बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और Y चिल्लाया कि मेरा घर इस दुकान के पीछे ही है, अगर तुझ में हिम्मत है तो कभी भी आ जाना। X went back to his shop which was nearby, procured a knife and went to Y's residence at 9 p.m. and stabbed him to death। अब X को आ गया गुस्सा, मर्दान की बाहर आ गई भाई। तो X गया उसके पीछे शॉप के पास में जो उसका घर था, चाकू लिया वहां से और वाई के घर पे पहुंचा 9 बजे रात को और जान से मार दिया। अब आप बताइए दोस्तों कि ये क्या है, क्या ये मर्डर है या मर्डर नहीं है, सडन फाइट है, अचानक है, क्या है, क्या ये जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जल्दी कीजिए दोस्तों, 5 सेकंड बाकी है सिर्फ। चलिए तो देखते हैं सही आंसर किसका है। इस बार उल्टा शुरू करते हैं। एक्स हैड कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, गलत जवाब। एक्स हैज नॉट कमिटेड मर्डर ऑफ वाई बिकॉज ही हैड नो एनमिटी विथ वाई। एक्स की कोई दुश्मनी नहीं है तो मर्डर तो नहीं कह सकते, गलत जवाब। X has not committed an offense of murder since it was committed in sudden fight in a heat of passion। यही कहता है हमारा प्रिंसिपल। लेकिन सर 7 से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम है, क्या इतना लंबा टाइम हीट ऑफ पैशन का माना जाएगा? गर्मा गर्मी तो तुरंत होती है ना भाई, इमीडिएटली। आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, यहां पर तू मैं हो गई और नाइफ चल गया, चाकू चल गया, बोतल सर पे पड़ गई। इट इज कॉल्ड किलिंग बाय नो मर्डर। लेकिन आपने तो प्लानिंग के साथ किया, जान से मारने के इरादे से, तो यस, ए आंसर सही होगा। एक्स ने मर्डर कमिट किया, 100% मर्डर कमिट किया। क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल कहता है यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स इंटेंशनली knowing that it would cause or likely to cause injury or annoyance to the person against whom force is used is an offense।
जानबूझकर किसी के खिलाफ क्रिमिनल फोर्सेस मतलब ताकत यूज कर लेना क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में, और इस बात को जानते हुए ये आप काम कर रहे हो कि ये कारण बनेगा या शायद कारण बन सकता है उसकी इंजरी को, उसके अनॉयंस को, उसके गुस्से को लेकर, जिसके खिलाफ आप ये फोर्स यूज कर रहे हो, तो ये चीज ऑफेंस मानी जाएगी। X, a renowned social worker who had launched a movement for liberation of a woman, pulls up a Muslim woman's wheel in public in good faith without her consent causing annoyance to her। ठीक है, ध्यान से समझना। X जो है वो एक सोशल वर्कर है और उसने एक लॉन्च किया, एक प्रोग्राम, एक मूवमेंट लॉन्च किया है महिलाओं की आजादी, और उस महिलाओं की आजादी के नाम पर उसने एक मुस्लिम महिला का नकाब जो है, नकाब पोश महिलाएं होती है ना, उनका राइट है नकाब लेना अगर वो खुद चाहती है तो उस पर्टिकुलर मुस्लिम महिला का नकाब पब्लिक में सबके सामने उठा दिया, गुड फेथ में, अच्छे से, विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी मर्जी के, इजाजत के, कॉजिंग अनॉयंस टू हर। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब आपकी नजरों में? क्रिमिनल फोर्सेस का मतलब होता है दोस्तों ताकत वो लगाना जिसमें आपका इंटेंशन जो है क्रिमिनल एक्टिविटी का दिखता है। भले ही पर्टिकुलर आप ऐसा बोले कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, इस तरीके का नहीं था, लेकिन अगर सामने वाले की कंसेंट के बिना आप काम कर रहे हो तो यस, वो क्रिमिनल इंटेंशन है। तो क्या आप लोग अपना जवाब दे चुके हैं? है ना, दे दिया ना कमेंट बॉक्स में? वेरी गुड। चलिए देखते हैं किसका जवाब सही है। X is renowned social worker and he has committed no offense because his motive was good। आपका मोटिव कितना ही अच्छा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मेरा मोटिव अच्छा था कि मैं किसी क्रिमिनल को जान से मारना चाहता हूं क्योंकि उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं, तब भी मुझ पर मर्डर चार्जेस लगेंगे बिकॉज आई हैव नो अथॉरिटी। X acted in a good faith to liberate her from clutches of tradition and hence has committed no offense। X जो है उसने अच्छे लिबरेशन में, अच्छे काम को करने के लिए उसको बेड़ियों से आजादी दिला रहा था, परंपराओं के रीति रिवाजों की बेड़ियों से आजादी दिला रहा था, इसीलिए उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। दोनों ही गलत जवाब। भावनाओं में बहना ही नहीं है। जब लॉ आएगा तो दिल काम में नहीं लेना, दिमाग काम में लेना है। X has done the act in a public and not in secrecy, therefore had not committed an offense। X ने जो काम पब्लिक में किया है, सीक्रेटली नहीं किया। अच्छा, मतलब सीक्रेट में अगर वो पर्दा उठा देता या सीक्रेट में मर्डर करे तो मर्डर नहीं है, सोचना पड़ेगा। X has committed an offense by use of criminal force। यस, 100% उसने ऑफेंस किया है। समझ गए पॉइंट को? क्लियर? प्रिंसिपल है इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव or to change its motion and thereby intentionally causing fear or injury or annoyance to others by such act is an offense of use of criminal forces। किसी भी एनिमल को उकसाना, भड़काना, लालच देकर उसकी जगह से हटा देना, उसको मोशन में लेकर आ जाना, चला लेना अपने पीछे, and thereby intentionally causing fear of injury or annoyance to others by such act, और किसी दूसरे लोगों को ये इंजरी पहुंचाना, गुस्सा दिला देना या लोगों को डराना is an offense of use of criminal forces। तो ये criminal forces का offense है। X inside his dog, अपने कुत्ते को उसने भड़काया, to chase and run after his neighbor। why के पीछे अपने कुत्ते को दौड़ाया, उसके पीछे भगाया। to teach why to stay away from him, ये लेसन, ये सबक सिखाने के लिए कि मुझसे दूर रहो। the act is done without neighbor's consent and against his will, और ये जो एक्ट है वो नेबर की कंसेंट के बिना और नेबर की परमिशन के बिना किया गया। तो आप बताइए क्या ये यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स है या कुछ भी नहीं है सर?
तो देखते हैं कौन कौन से मेरे दोस्तों का आंसर सही है। पहला है एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस, गलत जवाब। एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस, गलत जवाब। एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस, गलत जवाब। एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, हमने पहले ही कहा किसी जानवर को लालच देना, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो, और इससे किसी और को फियर पैदा करना, डराना, धमकाना, तो ये सारी चीजें यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स में आएगी। तो यस, उसने ये काम किया है, उसने ये ऑफेंस किया है। क्वेश्चन है, a spouse is not permitted to put in evidence in any court any communication during marriage between the spouses without the consent of the person who made the communication। कह रहा है स्पाउस, स्पाउस का मतलब पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, जोड़े में से कोई भी, उस जोड़े में से किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि वो एविडेंस दे किसी भी कोर्ट में आकर उन कम्युनिकेशन का, उन बातों का जो शादी के दौरान उनके बीच में हुई है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, जो शादीशुदा रिश्ता था, एक बंद कमरे में हस्बैंड और वाइफ के बीच में 50 बातें होती है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। एक्स हु इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ है और वाई हस्बैंड है, saw her husband Y coming out of the neighbor's house at 6 AM। उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड है वो पड़ोसी के घर से सुबह 6 बजे बाहर निकल रहा है इन दी मॉर्निंग। Y told his wife X that he has murdered the neighbor and handed over the jewelry of that neighbor to his wife। उसने कहा मैंने अपने पड़ोसी का कत्ल कर दिया है, मर्डर कर दिया है, और उस पड़ोसी की ज्वेलरी जो है वाइफ को लाकर दे दी है। अब आपको बताना है कि क्या होगा आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर किसने सही जवाब दिया है। कह रहा एक्स इज अलाउड टू अपीयर एज अ विटनेस इन कोर्ट टू डिपोज दैट हर हस्बैंड हैज टोल्ड हर दैट ही कमिटेड अ मर्डर। तो सर ये जो है ना, मैरिज का जो संबंध है, शादीशुदा लाइफ का जो संबंध है, उसमें दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, तो ये पॉइंट तो सही नहीं हुआ। एक्स इज नॉट अलाउड टू अपीयर एज अ विटनेस एट ऑल एनी कोर्ट, कह रहा है किसी भी कोर्ट में कभी भी एक्स नहीं जा सकती, ये भी गलत जवाब। X is not allowed to appear as a witness to depose what was told by the husband to her. However, she can depose what she saw. तो ये सही और परफेक्ट आंसर है कि वो कोर्ट में आकर ये नहीं बोलेगी कि उसके हस्बैंड ने क्या बोला उसको, वो कोर्ट में आकर इस बात की गवाही दे सकती है कि उसने क्या देखा, क्या उसके हस्बैंड के कपड़ों पे खून लगा हुआ था, क्या उसके हस्बैंड में हाथ में कोई चाकू था जिस पर खून लगा हुआ था, क्या उसका हस्बैंड ने उसको ज्वेलरी दी, वो ज्वेलरी उसके पास है। तो ये सारी चीजें वो डिपोज कर सकती है कोर्ट के सामने, ये नहीं बोल सकती कि उसके हस्बैंड ने उसको क्या बोला, क्योंकि कम्युनिकेशन बिटवीन द मैरिज कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज बिटवीन द स्पाउस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पर्टिकुलर। अच्छा, एक और पॉइंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु मेड द कम्युनिकेशन, ये भी फर्क नहीं पड़ता। एक और बात है, अगर मान लो जब सब बात आई रही है, तो ये भी बता दूं, दहेज वाले जो मामले होते हैं, है ना, डाउरी केसेस में, तो यहां पर वाइफ की ही तो गवाही ली जाती है हस्बैंड के खिलाफ। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में वो चीजें स्पाउस की कैटेगरी से बाहर आकर एक दूसरे के खिलाफ, लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में हस्बैंड और वाइफ एक यूनिटी है, लेकिन अगर उनके बीच का मैटर कोई होगा ना, तो फिर वो दो यूनिट्स हैं। क्वेश्चन है, oral evidence must always be direct of the person who says he saw the event and hearsay evidence is no evidence। कह रहा है oral evidence की बात होगी ना, तो वही आदमी उन एविडेंस को लेकर आएगा, वही आदमी बोलेगा जो कहता है कि उसने ये सब कुछ देखा है।
हियर से, सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि मैंने उसको ऐसी बात करते हुए सुना, मैंने ये सुना कि मेरा पड़ोसी ये बात कर रहा था, ये नहीं चलेगा कोर्ट के सामने। X was told by Y, X was told by Y मतलब X को कहा गया किसके द्वारा? Y के द्वारा। Whom X trust, जिस पर X ट्रस्ट करता है, that Z has murdered A। देखो क्या कह रहा है, X है, Y है, Z है और A है। अब यहां पर Y ने इसके कान में बोला और इसको बहुत ट्रस्ट है Y की बात पर। उसने क्या बात बोली कि Z ने A को मारा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये हियर से कहलाएगी भाई, सुनी सुनाई बातें कहलाएगी। तो अब आपके सामने ऑप्शंस है, मैं क्यों इतना दिमाग लगा रहा हूं? दिमाग लगाने का इस बार का जिम्मा आपका है। बताइए जल्दी जल्दी दिमाग लगाकर सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर आपके नजर में? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। स्टेटमेंट ऑफ एक्स इज एडमिसेबल, के स्टेटमेंट ऑफ एक्स को मान लिया जाएगा? गलत जवाब। स्टेटमेंट ऑफ एक्स इज नॉट एडमिसेबल बिकॉज ही हैज नॉट सीन जेड मर्डरिंग ए, बिल्कुल सही जवाब। उसने कभी नहीं देखा कि जेड ने रियलिटी में मेरे सामने ए का मर्डर किया है। स्टेटमेंट ऑफ एक्स इज एडमिसेबल बिकॉज ही ट्रस्ट वाई एंड वाई नेवर टेल्स अ लाई। वाह भाई वाह, वाई कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे इस बात पर भरोसा है ना। चाल भाई, स्टेटमेंट ऑफ एक्स इज एडमिसेबल बिकॉज ही is a renowned social activities and has a huge reputation to fight for the truth। कि सर एक्स की बात मान लो, वो बहुत बड़ा सोशल एक्टिविटिस्ट है, वो बहुत बड़ा पर्टिकुलर सोसाइटी का, समाज का सुधारक है, बहुत रेपुटेशन है। सब फालतू की बातें हैं, ये बात ही नहीं आएगी। सही आंसर तो यही रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल कहता है टर्म्स ऑफ एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय प्रोड्यूसिंग द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ओनली एंड ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड। कह रहा है अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स की आप टर्म्स प्रूव करना चाहते हो और आप कह रहे हो कि वो रिटन में है, तो वो प्रूफ तभी होगा जब आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट सामने लेकर आओगे। ओरल एविडेंसेस उस दायरे से, उस कैटेगरी से बाहर रखे जाएंगे। ए गिव्स बी रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी। बी ने कुछ पैसा चुकाया तो ए ने उसको रिसिप्ट दिया। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड टू प्रूव पेमेंट। ओरल एविडेंस कौन सा होगा इनमें से जिसको पेमेंट प्रूव करने के लिए काम में लिया जा सकता है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी बता दीजिए दोस्तों, टाइमर शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाई। प्रिंसिपल क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट अगर कभी होगा और उसको प्रूफ करना है तो उसके लिए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन आपको प्रूफ करनी होगी ओनली, एंड ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड। ओरल एविडेंस को हम साइड में रखेंगे, नहीं बात मानेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ए ने जो बी को पैसा दिया है और बी ने जो रिसिप्ट दी है, तो ये ऑलरेडी ओरल एविडेंसेस ही हैं। यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अग्रीमेंट नहीं बना है दोनों के बीच में, तो ये पॉइंट आप कैसे प्रूफ करेंगे? क्या बी की गवाही मायने नहीं रखेगी? क्या बी कोर्ट में आकर नहीं बोल पाएगा कि मैंने पैसे दिए हैं? क्या लगता है आपको? क्या आप लॉ को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं? क्या इस बात को प्रूफ करवा पाएंगे या नहीं? अगर आप बी के वकील हैं तो चलिए देखते हैं, एक बार यहां से शुरू करते हैं नीचे से। ओरल एविडेंस इज जनरली डिसअलाउड, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर यह फैक्ट नहीं है, हर बार नहीं डिसअलाउड होता। ओरल एविडेंस इज ऑलवेज अलाउड टू प्रूव ऑल फैक्ट्स, गलत, ऑलवेज अलाउड भी नहीं होता। ओरल एविडेंस टू प्रूव पेमेंट इज नॉट अलाउड, प्रूव पेमेंट इज अलाउड होता है भाई।
टू प्रूव दी पेमेंट इज अलाउड, अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो कोर्ट में मेरी गवाही तो मायने रखेगी ना, फिर मैं रिसिप्ट दिखाऊंगा, वो एक अलग मैटर है, समझ रहे हो ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।